नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब हज़ारा एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह किया, इनॉग्रेशन किया, और याद रहे कि हज़ारा एक्सप्रेस वे की बुनियाद जो है इस पूरे प्लान की वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने रखी थी। उस इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि जुडिशरी को एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए शहरियों के लिए, ये नहीं कि कमज़ोर के लिए और ताकतवर जो है उसके लिए। और वजह सुन लेके टुकड़ा उन्होंने कहा क्या था। हमारे मुल्क को आजाद करें इंसाफ देके। ये जो परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान में कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, ये हमारी तारीख रही है। या ताकतवर टेलीफोन करके फैसले लिखवाते रहे हैं, ब्रीफ केस पकड़ के एक चीफ जस्टिस को इन्होंने फारग करवा दिया, जजेस को ब्रीफ केस लगा के। हमारी मुल्क की तारीख है ये कि जो ताकतवर है उसको हमारा कानून का निजाम हाथ नहीं लगा सकता। मैं दोनों अजीम जजेस, एक मौजूदा चीफ जस्टिस और एक आने वाले चीफ जस्टिस है, मैं आज अपनी कौम की तरफ से आपको कहता हूं कि इसको परसेप्शन को ठीक करें। नाज़रीन, अगर कल वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा था, इस पर बहुत नुक्ताचीनी हुई बार की तरफ से भी, वकला कम्युनिटी की तरफ से, मीडिया की तरफ से, और तवक्को थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए। और अब से चंद घंटे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब एक तकरीब से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने इसका एक जवाब दिया बहुत दिलचस्प, और जब उन्होंने वो जवाब दिया तो उससे नए सवालात भी जन्म लेते हैं, वो भी सुन लेते हैं। ताकतवरों का ताना ये हमें ना दें। हमारे सामने कोई ताकतवर नहीं है, हमारे सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। जिस पर्टिकुलर केस का हवाला वज़ीर-ए-आज़म साहब मोहतरम ने दिया, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उनको पता होगा कि उसके किसी के बाहर जाने की इजाज़त खुद उन्होंने दी थी। ये मोडेलिटीज़ के ऊपर जो हाई कोर्ट में बहस थी, तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो कमेंट है उसके अंदर बहुत कुछ है। वज़ीर-ए-आज़म ताकत का हमें ताना ना दें या रेफरेंस ना दें, इस बात के पीछे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी हकीकतें जो हैं वो पिन्हा है। और ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी। और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब से चंद घंटे पहले ये खबर भी आई कि एक तरफ तो अभी तक ये बहस चल रही है, जैसे कि अगर मेरा ट्वीट अगर प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे दिखा सके, मैंने एक सर्वे लोगों को ट्विटर पे थ्रो किया था जिसमें मैंने पूछा था कि जब नवाज़ शरीफ साहब अब चूँकि एवरफील्ड अपार्टमेंट्स में पहुंच गए हैं तो क्या ये कहानी जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है सियासत की, या इसका एक अगला चैप्टर होगा। और अक्सर लोगों का ख्याल है कि कहानी ख़त्म नहीं होती, इसका एक अगला बाब होगा, एक अगला चैप्टर होगा। लेकिन अब से चंद घंटे पहले एक और बहुत दिलचस्प खबर आई है जो ख़ासी दिलचस्प है, और वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के ओहदे से, जिसको हेड करते थे, उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और शायद वो इस्तीफ़ा ज़ाहिर है वो कंसिडर हो रहा है। तो यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मामले खसूसी वज़ीर-ए-आज़म बराए अमूर नौजवान यूथ अफेयर्स के स्पेशल असिस्टेंट जनाब उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। मुझे ज्वाइन कर रही हैं PMLN की सीनियर रहनुमा MNA हैं लाहौर से DSNG पे जनाब शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन इमरान खान साहब जो कि बहुत खबरें रखते हैं हर चीज़ के हवाले से। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, इसे आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग की इसमें क्या इंटरप्रिटेशन, PMLN की क्या तशरीह है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोईद। देखिए, मुझे जो इसमें नज़र आया है कि हम तो एक लीगल बैटल आप सबके सामने कोर्ट्स में लड़ रहे हैं, और जो फैसले आ रहे हैं, जिस तरह आ रहे हैं, जब जब आ रहे हैं उन पे अमल दरामद भी हो रहा है, और जब जब बुलाया जाता है पेश भी होते हैं। देखिए, इधर मुझे इशू जो नज़र आता है वो ये है कि इमरान खान नियाज़ी साहब जो हैं, इनको जो मुझे कहना चाहिए एक बहुत ज़्यादा बोलने का शौक़ है, और जब बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं तो उसमें वो अक्सर व पेशतर गलत बातें भी करते हैं। देखिए, आज उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस को एड्रेस किया है। इमरान नियाज़ी साहब इससे भी कोई फ़ायदा उठाना चाहते थे, उस लबादा वो ओढ़ के कि हम इंसानी हमदर्दी के नाते उनको इजाज़त दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने डॉक्टर्स से भी
आपको पता है कि शौकत खानम के डॉक्टर्स ने भी बोर्ड में उनको बताया था कि रिपोर्ट्स जो हैं दे आर नॉट गुड मियां नवाज शरीफ की, और वो इस वक्त उनके अंदर कैबिनेट के मेंबर्स ये भी कह रहे थे कि खुदा ना खास्ता अगर कोई कुछ मिसहैप हो जाता है तो उसके नुकसान आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो वो पहले से तो उन्होंने ये सोच लिया और ये कहना शुरू किया। आपको याद है उन्होंने बिल्कुल कहा था कि इंसानी हमदर्दी के नाते हम उनको इजाज़त दे रहे हैं बाहर भेजने की, और वो जहाँ चाहें वो जाके इलाज करा लें। लेकिन फिर उनको बीच में एज यूजुअल उन्होंने यूटर्न सियासी मकासद के लिए मैं चाह रहा हूं शास्ता, मैं चाह रहा हूं कि हम एक इंटेलिजेंट देखिए डिबेट करें। पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इमरान खान ने मलबा अदालत पे फेंकने की कोशिश की खालिस्तान सियासी मकसद में, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर ये डिसीजन अनपॉपुलर था। लेकिन क्या ये चीज क्लियर हो गई है कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने का फैसला दर हकीकत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ही है? देखें उन्होंने वो अपने ही वो जो कहते हैं ना नैरेटिव में और अपने ही उसमें वो फंस गए, उनके लिए फिर अब रास्ता कोई नहीं बचा। तो अगर आप इन ब्लैक एंड वाइट उसमें जाएं तो यस इट वाज पीटीआई गवर्नमेंट विच इनिशियली उन्होंने फायदा निकालने की कोशिश की, लेकिन वो खुद फंस गए उसमें। और वो सही है कि कोर्ट्स ने तो मोडेलिटीज डिटर्मिन की कि क्या होना चाहिए और क्या वो कर सकते हैं और क्या वो नहीं कर सकते, लेकिन असल में वो सियासी फायदा। ठीक है उस्मान डार साहब, क्या ये शायद साहब मेरे साथ रहिए। उस्मान डार साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चूंकि एक सोफिस्टिकेटेड माइंड है और वो नॉन पॉलिटिकल है, उन्होंने एक जुमले में पीटीआई और पीएमएलएन दोनों ही के नैरेटिव पंक्चर कर दिए, एक ही उन्होंने पिन मारी, कॉमन पिन, और दोनों का गुब्बारा फट गया। यानी प्राइम मिनिस्टर ने ही बाहर जाने का फैसला किया, मलबा डालने की कोशिश की अदालत के ऊपर, अदालत ने महज मोडालिटी सेटल की, एक ऐसी चीज डाली जो थी ही इलीगल, और पीएमएलएन का नैरेटिव भी उन्होंने फाड़ दिया, क्योंकि पीएमएलएन तो कहती है कि हमें अदालतों ने बाहर जाने दिया, प्राइम मिनिस्टर ने जाने नहीं दिया। दोनों आप लोगों का नैरेटिव जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पंक्चर कर दिए। नहीं देखिए डॉक्टर साहब, पहले मुझे एक चीज़ क्लियर करने दे। मैं सुन रहा था बार बार पीएम के रवैयों को लेकर स्पीच में बात की जा रही थी, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंतहाई हम्बल तरीके से सबमिशन की कि आए मिलकर हम रिसोर्सेज देते हैं आम पाकिस्तानियों के लिए, गरीब के लिए, स्पीडी जस्टिस पे काम करते हैं, सस्ते इंसाफ पे काम करते हैं। ताकतवर और कमज़ोर का जो एक परसेप्शन मौजूद है और ये तासर मौजूद है। मियाँ साहब तो चले गए हैं लंदन, लेकिन आज पाकिस्तान के चौक चौराहों पे डॉक्टर साहब यही डिबेट हो रहा है। चाहे आप आंख चुराएं चाहे ना सुने, सोशल मीडिया एक तरफ है, लोग यही डिबेट कर रहे हैं कि इस मुल्क में ताकतवर और कमजोर के लिए कब एक कानून, एक इंसाफ की आवाज आएगी, और यही उन्होंने एक हम्बल सबमिशन की। और मैं समझता हूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भी बड़ा पॉजिटिव और एक सेहतमंद बयान उन्होंने दिया है। वो कह रहे हैं हम तैयार हैं, हम खुशाइन, उन्होंने उसे वेलकम किया है जो उन्होंने फंड्स की बात की है, रिसोर्सेज की बात की, और दूसरी तरफ उन्होंने एक और जो बात की कि हमारी नजर में ताकतवर और कमजोर एक ही नजर से हम देखते हैं। ये बड़ा जबरदस्त जेस्चर है उनकी तरफ से इस बात का आना कि अदलिया भी, और उन्होंने जिस बात पे एक फोकस किया वो शायद आप जिक्र नहीं कर रहे कि 2009 से पहले वाली अदलिया नहीं है। सो उन्होंने ये भी क्लैरिटी की है कि 2009 से पहले जो भी फैसले हो रहे थे इस मुल्क में यहाँ किए जा रहे थे, लेकिन आपको एक्सपोज भी तो किया ना, एक्सपोज भी तो कर दिया ना आपको। देखिए ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मियां साहब अगर पाकिस्तान से बाहर जा सकते थे तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इजाजत देनी थी। अदलिया से तो उन्होंने रिलीफ लिया है, जो उन्होंने एक बयान हल्फी पे खुद को गिरवी रखा है, उसके ऊपर वो अदलिया से परमिशन लेके गए हैं। चले ये मानते नहीं थे कि हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें बाहर जाने दिया, ये तो यही कह रहे थे अदालतें जाने दे रही हैं। लेकिन जो पॉजिटिव बात है वो डॉक्टर साहब ये है कि हमें इसमें से पॉजिटिव चीजें निकालनी है। पॉजिटिव यही है कि आपकी अदलिया भी तैयार है, आपकी गवर्नमेंट भी तैयार है, और आम पाकिस्तानियों के लिए, गरीब के लिए, स्पीडी जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए, सस्ते इंसाफ के लिए डॉक्टर साहब असल काम करने की जरूरत है। अल्लाह ना करे किसी को अदालतों का या इन कानूनी मामलात का सामना करना पड़े। लोगों का तो घर बार मेरे साथ में आगे चलते हैं थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, इस पे बात हो गई है। डॉक्टर साहब एक सेकंड, लोग डॉक्टर साहब लोग अदालतों के बाहर बेंचों पे बैठे बैठे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं इंसाफ मांगने के लिए। इस स्पीडी जस्टिस की वजीर आजम इमरान खान ने अगर बेंच हो तो या सस्ते इंसाफ की बात की है, वो भी एक अलग डिबेट होगी फिर बेंच है या नहीं। अच्छा ठीक है।
इमरान खान साहब की तरफ आते हैं। इमरान खान, आपकी शोहरत हो गई है या बदनामी हो गई है कि आप पाताल से भी खबरें निकाल के लाते हैं। अब आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये खड़ा हो गया है कि यू हैव टू लिव अप टू योर ओन रेपुटेशन जो आपने क्रिएट कर दी है कि आपको कहीं से खबर जो है ये मिल जाती है। मैंने एक ट्वीट भी दिखाया था स्क्रीन के ऊपर। मैंने एक सर्वे थ्रो किया, लोगों से मैंने पूछा कि भाई नवाज शरीफ साहब जहाँ से चले थे एवन फील्ड में, जो सारी कहानी थी पनामा की, वहाँ वापस पहुँच गए हैं, क्या ये कहानी ख़त्म हो जाएगी या इसका एक नया बाब शुरू होगा? और मेजॉरिटी जो है, टू माय ग्रेट सरप्राइज, मेजॉरिटी का रिस्पांस किया है, हज़ारों लोगों ने उसमें वोट किया और मेजॉरिटी का वोट ये है कि कहानी ख़त्म नहीं हुई, उसका एक और चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा है। अब से चंद घंटे पहले अलबत्ता खबर ये आई है कि शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिज़ाइन कर दिया है। ये वैसे सवाल असूली तौर पर पूछना तो चाहिए था शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा से, उनसे भी पूछेंगे। इमरान खान, आपको क्या समझ आ रही है कि क्या हो रहा है? क्या ये चैप्टर ख़त्म हो गया है नवाज शरीफ साहब के जाने से, या जिस तरह एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि नहीं वो 8 हफ्ते में वापस आ जाएंगे बिकॉज लीगल इम्प्लीकेशंस इस किस्म की हैं कि वो ज़रूर आएंगे वापस? क्या समझ आई आपको? देखिए, आज का जो दिन था ना वो चीफ जस्टिस साहब के बोलने के बाद ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो आपके सामने बैठी हैं ये बोलने के काबिल नहीं है, टेक्निकली फंस गए हैं। वो इस तरीके से फंस गए हैं कि PMLN अब अगर ये कहती है कि चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, हमें इमरान खान साहब ने मेहरबानी करके पाकिस्तान से बाहर भेजा है, तो उनका नैरेटिव तबाह हो जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है। और अगर पीटीआई ये मान लेती है कि जनाब हमने बाहर भेजा है और नाम फैसला कोई किताब नहीं था, ये दोनों एक्चुअली अदालत के पीछे छुप रहे थे। उन्होंने अपनी आड़ जो है वो हटा दी है और ये दोनों जो है वो आड़ से बाहर निकल के आ गए हैं। अब ये कहाँ छुपेंगे ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में, फिर हमें समझ आएगी। मामला ये है कि अभी सियासत खत्म नहीं है, अभी एक नई सियासत शुरू होगी जिसके नतीजे में मरियम नवाज साहिबा को पाकिस्तान से बाहर तशरीफ लेकर जाना है। मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान से बाहर जाएंगी, थोड़े दिनों में उनके लिए कोशिश की जाएगी। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। वो मरियम नवाज साहिबा भी पाकिस्तान से बाहर तशरीफ लेके जाएंगी, उनको अपने वालिद साहब की अयादत के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना है, जैसे मैंने आपको बता दिया था 8 सितंबर को। 8 सितंबर वो रह गया है, सिर्फ वो रह गया थोड़ा सा एक प्रोसेस, वो भी हो जाएगा आने वाले दिनों। जरा रुक जाए यहीं पे। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, 10,000 लोगों ने पिटीशन किया लाहौर हाई कोर्ट को कि मेडिकल ग्राउंड्स में हम बीमार हैं, हमें भी बेल दे दें। लाहौर हाई कोर्ट ने होम सेक्रेटरी पंजाब को वो पिटीशन फॉरवर्ड कर दी। देखिए, जैसे मैं आपको कहूँ कि प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं और बहुत ज़्यादा हैं, बट देखें गवर्नमेंट से जो बीमार लोग हैं उनकी भी कहा गया है, किसी ने किसी का हाथ तो नहीं पकड़ा। हम तो चले बुरे थे, बुरे लोग चले गए, अब तो रियासत मदीना भी है और बहुत अच्छे लोग हुकूमत कर रहे हैं। तो इनको चाहिए कि अब जैसा इंसाफ हमें मिला है, कम से कम जेलों में जाकर, जो कोर्ट ने भी कहा है कि ये देखें कि कौन कितना बीमार है, ये फंडामेंटल राइट जेल मैन्यूल्स में है, तो ये जाकर देखें कि किसको किस किस्म की एड चाहिए और किसको नहीं, लेकिन लॉजिक क्या आपके आर्गुमेंट की? और वो इलाज वहां तो आपको तो अदालत से रिलीफ मिली है ना? लेकिन देखें नहीं लेकिन जी तो मैं आपको ये हुकूमत से कह रही है करने के लिए, लेकिन अदालत ने रिलीफ दी है, उनको नहीं दी बाकी लोगों को। देखिए, मैं आपको यही कह रही हूँ कि मोहित, ये बदकिस्मती है इस मुल्क में नहीं बल्कि सारी दुनिया में है। ये यहाँ ही नहीं, यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन ये जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें भी जरूरत है, मतलब वो है, जो कमी है वो है। और हमें चाहिए कि जो हम अदालत गए जिस शाइस्ता, हैट्स ऑफ टू ये, दिस इज वेरी बोल्ड ऑफ यू, दिस इज वेरी बोल्ड ऑफ यू कि आप क्या कह रही हैं कि ये बदकिस्मती पूरी दुनिया में है कि जो एलीट है, जो ताकतवर है, जो सुपर रिच है, उसको तो इंसाफ या कंसेशन मिल जाती है, लेकिन गरीब आदमी को, एक आम शहरी को नहीं मिलती। आप ये कह रही हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये हिंदुस्तान का भी है, ये अमेरिका का भी होगा शायद। जी सब जी, ये बदकिस्मती है, आपके सामने है, आपके सामने है कि क्या हुआ है, किस तरह बात हुई है। देखें, आई डोंट वांट टू डू पॉलिटिक्स, बट वो भी बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था जो मॉडल टाउन में हुआ। वो अब इन हालात में जो साने साहिवाल हुआ वो उससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था,
लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो एक पुलिस कस्टडी में एक मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, उसकी किस तरह मौत वाकई हुई, ये तमाम इंसिडेंट्स हमारे सामने हैं। कैसे कैसे लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं जिनकी लेकिन हिस्ट्री क्या वजाहत थोड़ी कर दें कि मॉडल टाउन में जहां आपकी हुकूमत ने पुलिस को भेजा अपने पॉलिटिकल राइवल्स के ऊपर पिटाई ठुकाई करने के लिए, और सीटीडी का जो वाकया साहिवाल का है जहां एक पुलिस यूनिट से सीरियस ब्लंडर हो गया, ये दोनों कंपेरेबल कैसे हो सकते हैं? आई एम सॉरी, अगर मैं आपको नहीं इस पे क्वेश्चन करूंगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी से फेल हो जाऊंगा। इन दोनों में क्या कंपैरिजन है? एक पुलिस यूनिट ने ब्लंडर किया, आपकी हुकूमत ने अपने सियासी मुखालफिन के पास पुलिस भेजी, व्हाट्स द कंपैरिजन? नहीं, देखें, नो कंपैरिजन उस तरह नहीं है, और मैं खुदा ना खास्ता किसी की दिल आजारी भी नहीं करना चाहती, मैं कोई कंपैरिजन भी नहीं कर रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि देखें, किसी ने पुलिस को ये कह के कभी कोई नहीं भेजता कि जाओ तुम चढ़ाई करो और मार दो। वो इंस्टेंट रिएक्शंस होते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स कुछ उस तरह होती है। ये कोई नहीं, आपका ख्याल है कोई हक में वक्त ये कह के भेजेगा मोहित कि जाओ और जाके मारो लोगों को और गोलियां से उड़ा दो? दिस इज नॉट ना साने साहिवाल में किसी ने ये कह के भेजा होगा। हाँ, किसी ने नहीं भेजा होगा ये कह के। इमरान खान जी देखिए जी, इन दोनों में बुनियादी फर्क है। साना मॉडल टाउन में रियासत जो हुकूमत चला रही थी, पंजाब में जो हुकूमत थी, उसने कहा कि मेरे सियासी मुखालफिन को सबक सिखाना है, और ये चीजें रिपोर्ट हो चुकी हैं। बात यह है कि साना मॉडल टाउन उस वक्त की हुकूमत की नाअहली की वजह से उन्होंने एक गलत ऑपरेशन करवाया, मिसमैनेज हुआ, बंदे मर गए। साना साहिवाल में उस्मान बुजदार ने नहीं भेजा था इनको जाके किसी शान को और वो जो एक आदमी और उसकी फैमिली इसको मार के आ जाओ। जहां पे हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक इदारे की है, वहां पे एक इदारा और एक हुकूमत दोनों रिस्पॉन्सिबल है। अब आगे आ जाए, ये तो हो गए दोनों इवेंट, उनके नताइज और उनके असरात। अब आप देखें कि उस्मान बुजदार साहब की हुकूमत रिस्पॉन्सिबल बन गई एक ऐसे वाकये की जिसकी वो पहले रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। किस तरह? उन्होंने गलत इन्वेस्टिगेशन कराई, पुलिस वालों को बचाया, सारे गवाह मिटा दिए, सारे सबूत मिटा दिए, और जानबूझ के अदालत को गुमराह करके उन सबको बाइज्जत बरी करवा दिया। तो उस्मान बुजदार ने जो गुनाह नहीं किया था, वो उस गुनाह का जानबूझ के मुजरिम बन गया। अब शहबाज शरीफ साहब ने जो गुनाह किया था, उस्मान बुजदार ने, उसका मुजरिम ना बनने के लिए आज तक कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक ले लूं, इस पे फिर शाइस्ता का भी हम ले लेते हैं, उस्मान डार साहब का भी ले लेते हैं। एक ब्रेक नाज़रीन मुझे लेने दीजिए, मेरे साथ रहिए आफ्टर द ब्रेक। उस्मान डार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं कि आज इसे कहते हैं जो रहबर कमेटी है उसने एक खत लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है, एक दरखास्त दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि फॉरेन फंडिंग केस जो है पीटीआई का, उसको रोजाना के बेसिस पे सुना जाए। क्या आपकी पार्टी और ताकत के ऐवानों में एक खतरे की घंटियां बज रही हैं? लेट मी करेक्ट यू डॉक्टर साहब, पहले ये रहबर कमेटी कम और रॉबर्स डाकुओं की कमेटी ज्यादा है, और आप देख ही रहे हैं तकरीबन सबके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के मुकदमात हैं, जो ज्यादा चीख चला रहे थे कंटेनर पे। और मैं कौम को बताना चाहता हूं कि इनका प्लान ए बुरी तरह पिट गया, ये इस्तीफा लेने आए थे, नए इलेक्शन कराने आए थे, प्लान बी पिट गया, प्लान सी की तरफ जाते जाते ये आ गए हैं अब फॉरेन फंडिंग केस पे। ये इनके डॉक्टर साहब हालात हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब पहले तो फॉरेन फंडिंग है क्या, ये कौम को आप ही क्लियर कर दें। फॉरेन फंडिंग उस सूरत में है कि अगर हमने किसी गवर्नमेंट से पैसा लिया बाहर की, या हमने किसी फॉरेनर से पैसा लिया, या किसी बैन आपकी आउटफिट जिसे ऑर्गेनाइजेशन जिसे बैन किया गया है, ऐसी प्रोहिबिटेड ऑर्गेनाइजेशन से हम पैसा ले लेते हैं, या बाहर की किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो इनमें से कोई ऐसी हमने रिसीविंग नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, ये केस लटक इसलिए रहा है कि आपका इलेक्शन एक्ट कहता है कि 5 साल के आपने अकाउंट ऑडिट कराने हैं। मैं वही बता रहा हूं, 5 साल के हमने डॉक्टर साहब अकाउंट ऑडिट करवाने थे, जो कि हमसे 10 साल के करवाए गए हैं। 2009 से लेके 2019 तक के हर दफा जब जाते हैं ये लाएं ये दिखाएं, वो सब कुछ हमने कर दिया है। मैं आखिर में बताऊंगा वन लाइनर के हमारा मुद्दा क्या है।
पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं, 40,000 हमने टेस्टेड, फॉरेन टेस्टेड जो हमारे डोनर्स थे जिन्होंने पैसा दिया वो जमा करा चुके हैं। सिर्फ 23 अकाउंट का इशू है जिसमें से ज्यादातर बंद हो चुके हैं, और 2 के सिग्नेटरी खुद ही अकबर एस बाबर साहब है जो इनके फ्रंट मैन है। अब सूरत हाल ये है कि हमारा एतराज ये है कि अकबर एस बाबर साहब ने ये पूरी फिल्म जो है ना डॉक्टर साहब, ये जो फारा है, फॉरेन एजेंट जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है बाहर का, उसकी वेबसाइट से हमारे डोनर्स जो हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं उनके कॉपी पेस्ट करके डॉक्यूमेंट्स लाके फोटो कापियां ये वहां क्या कहते हैं केस लड़ रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि इनकी तो इन्वेस्टिगेशन पहले चेक करें कि अकबर एस बाबर साहब के केस में कितनी जान है। ये हमें मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी पार्टी को, हमारे पार्टी के चेयरमैन को। खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। डॉक्टर साहब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हनीफ अब्बासी जब जो वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ केस लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो कॉपी पेस्ट है इसका जो अकबर एस बाबर साहब इलेक्शन कमीशन में लेके गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, 4 डायरेक्शन। मुझे जरा क्विकली शाइस्ता का और इमरान का इस पे पर्सपेक्टिव लेने दीजिए। शाइस्ता, परवेज मलिक साहब, आपने पीटीआई का तो सारा सुन लिया केस के, वो क्या समझते हैं फॉरेन फंडिंग केस को। आपकी पार्टी का क्या मौकफ है, बिकॉज आपकी पार्टी तो रहबर कमेटी का हिस्सा है। आप लोग क्या कह रहे हैं ये फॉरेन फंडिंग केस में, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? देखें, मैं उस्मान से सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि वो जो स्क्रूटनी कमेटी की 24 अक्टूबर को मीटिंग थी, उससे इनके लॉयर्स और फाइनेंस कमेटी के मेंबर्स ने क्यों बाइकआउट किया? एंड दे सेड कि वी हैव बीन टोल्ड कि बाइकआउट करो, और ये क्यों बार बार डिमांड कर रहे हैं कि सीक्रेसी क्यों डिमांड, देखें फिर सीक्रेसी क्यों डिमांड कर रहे हैं? ये बार बार इनके लॉयर पेश नहीं होते, ये बार बार तारीखें मांग रहे हैं, ये सीक्रेसी डिमांड कर रहे हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड आपको पता है शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि मेरा जो केस है उसको ओपन किया जाए और वो तमाम लोगों के सामने मतलब हो वो केस, ताकि सबके सामने मैं बता सकूं कि मैंने क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही किया। तो ये लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड कि इट शुड बी केप्ट सीक्रेट, और वो इमरान सामने पेश नहीं हो रहे? अगर इतना 30 सेकंड में इसका जवाब तो दे दें। केस है तो फिर खुल के सीक्रेसी क्यों मांगते हैं? डॉक्टर साहब हमारे दो मुतालबात थे। देखें हमारे दो मुतालबात थे जिसमें एक पे फैसला आ गया कि अब पीएमएलएन की भी चेकिंग होगी सारी फंडिंग की, आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, और पीपल्स पार्टी वालों की भी। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्रोग्राम में बैठ के दफा कर रहा हूं, जो इनके वसाइल, जो इनके डोनर सामने आएंगे, जैसे माजी में आए थे असगर खान केस में, तो ये तो शर्मिंदगी के हमारे प्रोग्राम्स में भी नहीं बैठ सकेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा यह है कि अकबर एस बाबर को भी चेक किया जाए। जो फोटो कापियां, डॉक्टर साहब जो फोटो कापियां उठा के पहुंचा हुआ है इलेक्शन कमीशन में, 2 अकाउंट का सिग्नेटरी तो वो खुद है अकबर एस बाबर, उसको अंदर डालने वाली बात है अगर वाकई कोई गड़बड़ हुई है। तो हमारे सिर्फ ये 2 मुतालबात थे, एक पूरा हो गया, दूसरा अकबर एस बाबर की भी छानबीन करें कि वो क्या लेके आया। अच्छा, इमरान खान क्या ये महज एक झगड़ा 2 सियासी जमातों का, ये यहाँ पीटीआई के लिए, हुक्मरान जमात के लिए कोई सीरियस खतरा आपको नजर आता है? क्या ये अचानक जो मुख्तलिफ मुसीबतें तहरीक इंसाफ पे अचानक खुलने लग गई हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ये कहां फिट होता है? ये जो केस है ये फॉरेन फंडिंग का, इमरान खान, ये कहां फिट होता है? देखिए मोहित भाई, देखिए इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये अब दोनों जमातें एक दूसरे की जो वीक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो हिट करती हैं। पीएमएलएन को आइडिया है कि ये हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऐसा वीक पॉइंट है जिस पे हम लगातार हिट करते रहें, और कभी भी अगर एस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ हो तो उनको हम एक बड़ा बनाया केस प्रोवाइड करें और उसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब को या उनकी हुकूमत को घर जाना पड़े। और ये माहौल क्योंकि बना हुआ है, थोड़ी सी आजकल खबरें भी ये चल रही हैं कि खान साहब की कोई नाराजगी चल रही है और इस किस्म की अफवाहें उड़ी हुई हैं, तो उनसे फायदा उठाने के लिए ऐसा मौका अपोजिशन को जाया नहीं करना चाहिए। तो आपको मैं आपको एक और आप बताएं, आपको क्या इनमें से कोई भी एक, देखिए मैं आपको एक बात तो क्लियर करूं, मैं एक रिपोर्टर हूं और आपको साफ साफ बताऊं, मैं फॉरेन फंडिंग केस के बारे में सिर्फ उतना जानता हूं जितना रिपोर्ट हुआ है। मैंने इस केस को कई केसेस के अंदर में बड़ा इन डीप जाके मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं, इकट्ठी करता हूं, फिर मैं बता भी देता हूं। इसमें मैंने अभी तक प्रॉपर तहकीकात नहीं की है। जब मैं खुद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने निकलूंगा, चीजें पता करूंगा, इधर उधर भागूंगा, कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़ूंगा, तो हो सकता है मैं आपको कुछ और ज्यादा क्लियर बता पाऊं। लेकिन एक चीज तो मोहित भाई यहां आप क्लियर कर लें, एक इलेक्शन हुआ था लाहौर में और हर तरफ ऐसा ही इलेक्शन होता है। एक इलेक्शन की कॉस्ट कितनी है आपको पता है? इस वक्त एक एमएनए अपना इलेक्शन करोड़ों रुपए में लड़ता है। ये शाइस्ता परवेज मलिक साहब के घर से 2 एमएनए हैं,
इनसे पूछिए कि कितना मुश्किल है इलेक्शन लड़ना। शहरों के अंदर कितना पैसा लगता है, देहातों के अंदर कितना पैसा लगता है। क्या कोई आदमी इतना पैसा लगा के इलेक्शन लड़ सकता है? या क्या पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके 100 से ऊपर उम्मीदवार खड़े हो इलेक्शन लड़ने के लिए, वो अपने जायज वसाइल के अंदर रहते हुए वो इलेक्शन कंडक्ट कर सकती है पूरे पाकिस्तान में? ये इतना महंगा प्रोसेस है और ये सबसे बड़ी नाकामी इलेक्शन कमीशन की है। एक इलेक्शन गरीब आदमी लड़ ही नहीं सकता, आम आदमी लड़ ही नहीं सकता। इसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए मेंबर कौमी और सूबाई असेंबली बनने के लिए, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको आपकी पार्टी पैसा देगी। वो पार्टी पैसा कहां से लेके आएगी इतना सारा? बहुत सारा ब्लैक मनी इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में हर 5 साल के बाद जब इलेक्शन आता है। आप हर इलेक्शन के नतीजे में लोगों को करोड़ोंपति और लाखोंपति बनते हुए देखते हैं, बहुत ही, क्योंकि इलेक्शन के बीच में पैसा निकलता है, बहुत सारा बोरियों के मुंह मिलते हैं। दिलचस्प जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे। बहुत ही दिलचस्प ये सवाल है, बड़ा ही प्रोवोकेटिव ये क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। उम्मीद है कि यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ना कहे कि हमारा कंटेम्प्ट हो गया। बहरहाल इस पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन अब उस तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं जिस प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिसका मैंने जिक्र किया था कि अब से चंद घंटे पहले ये खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब ने PMLN के सीनियर तरीन रहनुमा, PMLN के एक्टिंग जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इसका मतलब क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, इसकी सियासी अहमियत क्या है, ये मैं समझना चाहूँगा। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब, इसकी क्या अहमियत है, ये कैसी खबर है, क्या मतलब है इसका? देखिए मोहित, मैं आपको बताऊं, इनिशियली भी वो ये पोस्ट नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन जब PTI ने ये कहा कि ये हमने खुद रखनी है और हम खुद करेंगे, तो उस वक्त फिर PMLN, क्योंकि ये अपोजिशन लीडर का होता है कि उसके पास होती है ये सीट, तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर ये है तो असूली तौर पे ऑन प्रिंसिपल उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बन जाता हूँ, और वो बन गए, क्योंकि ये और किसी को देने को तैयार, भी अपने पास रखना चाह रहे थे, तो वो बन गए। लेकिन देखें, उनके लिए बहुत मुश्किल था। जिस वक्त वो इसको चेयर कर रहे थे उस वक्त उनके पास पार्टी की बंदिश थी कि वो पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे और इतना काम नहीं था। लेकिन अब वो पॉलिटिकली भी फुली इन्वॉल्व हैं पार्टी के कामों में, और वो अपना पूरा मुकम्मल टाइम नहीं दे सक रहे, तो उन्होंने तमाम अपोजिशन ने मिलकर ये फैसला किया कि जो हमने इनिशियली भी राना तनवीर साहब का नाम दिया था, हम उन्हीं को ये दे दें, क्योंकि शहबाज शरीफ इज नॉट बीन एबल टू डू जस्टिस टू द कमिटी। तो इसलिए इसमें कोई अगर ये उस वक्त ही जिद ना करते कि इसको हमें अपने पास रखना है, तो उस वक्त ही शहबाज शरीफ नहीं बनते। जी ठीक। तो क्या इसका ये भी मतलब निकलता है कि अब बहुत देर तक या बहुत हफ्तों तक शायद शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे, इसका ये भी मतलब निकलता? नहीं मोईद, ये नहीं, वो बहुत अरसे से ये हो रहा था कि वो ये ना करें, बिकॉज ही वॉजंट एबल टू डू जस्टिस। आपके सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, एट अ स्ट्रेच 3-3, 4-4 दिन इसकी कमेटी मीटिंग्स होती हैं, तो ये उस वक्त ही अगर ये मान जाते, जो नाम ऑपोजिशन की तरफ से आया था राना तनवीर साहब का, तो इतने दिन ना लगते। लेकिन उस वक्त ये नहीं माने, तो फिर उनको मजबूरन ये हम सब ने, पूरी ऑपोजिशन ने ये फैसला किया कि ठीक है, फिर शहबाज साहब भी अपने पास रखें। लेकिन अब जब उन्होंने, वो बिल्कुल ही नहीं टाइम दे पा रहे, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। देखें मोईद, लोगों को ये क्यों ख्याल है वो नहीं आएंगे। यहाँ एक सियासी लीडर का कुल सरमाया उसका वोट बैंक होता है, उसके लोग होते हैं, और मियाँ नवाज शरीफ के भी इशू में वो नहीं बाहर जाना चाहते थे, उनकी गवर्नमेंट के बोर्ड ने ये सजेस्ट किया था कि ही नीड टू गो। तो ना शहबाज शरीफ ना नवाज शरीफ कोई भी एक लम्हे भी बाहर नहीं रुकेगा, ज़रूरत के हिसाब से जैसे ही वो होगा वो फौरन वापस आएंगे। लेकिन गवर्नमेंट के मेडिकल बोर्ड के मजबूर करने पे वो बाहर गए हैं। नहीं, फैमिली के मजबूर करने से कि देखिए, जब बोर्ड ये कह रहा था कि उन ठीक जी
जी डॉक्टर ठीक है, चले, मतलब आपका मौक़िफ़ है। मैंने तो सर दोहराया है कि डॉक्टरों के कहने पे गए हैं, मैं तो इस पे कोई तबसरा कर ही नहीं रहा। उस्मान डार साहब, आपकी डॉक्टर्स ने भी कहा है और फैमिली ने भी मजबूर किया। ठीक, फैमिली ने, ठीक। उस्मान डार साहब, आपकी हुकूमत की मुश्किलात आसान होती चली जा रही हैं जैसे एक थ्योरी थी, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है? देखिए, अगर तो आप मुआशी मुश्किलात की बात करें तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ आ ही रहे हैं। आप देख ही रहे हैं इकनॉमिक इंडिकेटर्स, और पहली दफ़ा ये आपने देखा कि मुल्क को खसारे से निकाला है। तकरीबन 100 मिलियन के करीब आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा था वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन जो अगर पॉलिटिकल मुश्किलात की बात करें तो मेरा ख्याल है रिसेंटली जैसे आपने देखा कि इन्होंने एरी चोटी का जोर रॉबर कमेटी ने लगाया, इस्तीफ़ा लेके जाएंगे, नए इलेक्शंस कराएंगे, तो आपके सामने ही है उसके नताइज भी। अलबत्ता जो आप शबाशी साहब के बात कर रहे हैं इसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, मैं डॉक्टर साहब समझता हूँ कि उनकी टाइमिंग और उन्होंने जो तरीक़ा कार अख्तियार किया है छोड़ने का, वो खुद एक शको शुबात पैदा कर रहा है कि इन्होंने बाहर ही जाकर छोड़ना था उससे, जो और जिस तरह टाइमिंग थी वो मियाँ साहब के साथ गए हैं, तो ये एक तासुर आ सकता है। जैसे आप बात कर रहे हैं कि शायद उन्होंने भी वापस नहीं आना या उन्होंने देर से आना है, तो इसलिए उन्होंने बाहर जाके फैसला किया। अगर वो चाहते तो यहाँ आकर भी फैसला कर सकते थे, लेकिन चले, अलबत्ता मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने खुद से अदालत लगा रखी थी नैब और पोजीशन को लेके, वो रिजाइन पहले कर चुके थे, वो एक्सेप्ट आज हुआ है। लेकिन आपकी, चले ये सवाल, चूंकि इमरान खान, मैंने शुरू में कहा ना, एंकर खान, इमरान खान साहब की तरफ आता हूँ कि चूंकि आपकी एक रेपुटेशन बन गई है, शोहरत बन गई है, ये बदनामी बन गई है कि आपको दूर की खबरें पता चल जाती हैं, तो ये जो मसलसल ठक इसे कहते हैं वीडियो ब्लॉग्स और ख़बरें, और इसे कहते हैं ब्लॉग्स पे ब्लॉग किए जा रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत के दिन थोड़े रह गए हैं। मौलाना भी वहाँ से बहुत स्माइल लेके कह रहे हैं कि हम कुछ लेके निकले हैं, खाली हाथ नहीं निकले हैं। आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो एक मॉर्टल डेंजर में है? एक हफ्ते के बाद ये खबर, इमरान खान ये आपकी हुकूमत के बारे में पूछ रहे हैं, ये आखिरी हफ्ता है। ओ माफी कर दो, ये हमारी हुकूमत होती है, मेरे से कभी आप मशवरा ही कर लेंगे। आप कम से कम उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत को तो मेरी हुकूमत ना कहें, आप सर माफी दे दें। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है, मैंने आपके साथ ग्रीन बुक के ऊपर एनवायरनमेंट पे काम कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ भाई के जी देखिए, अच्छा, वो मेरा इमरान खान साहब को बात तो करने देना। अब ये कंफ्यूजन हो जाती है ना, जब आपका नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हम वज़ीर आज़म से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हम टेलीविजन एंकर इमरान खान से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक, तो इमरान खान टीवी एंकर, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए, कोई अब ये ना कोई कहे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कंटेंट हो गया। मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो महीने के आखिरी 8-10 दिन रह गए हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इन आखिरी 8-10 दिनों के अंदर ये अफवाहें और ज्यादा बढ़ेंगी, और इनके बढ़ने की वजह हम सारे जानते हैं, लेकिन हम सबके पर जलते हैं, हम उससे आगे जा नहीं सकते, उतना डिटेल में जाके इन डेप्थ हम बात नहीं कर सकते। तो हमें मेरे ख्याल में खामोशी रखनी चाहिए इस इशू के ऊपर। तो ये 10 दिन के बाद जो है ये अफवाहें दम तोड़ जाएंगी और सारे उसी तनख्वाह पे काम करेंगे जिस तनख्वाह पे वो कर रहे थे। यहाँ कुछ लोगों ने यहाँ तक कोशिश की कि पंजाब के अंदर हुकूमत बदल दी जाए, अब पंजाब के अंदर हुकूमत तक बदलने की कोशिश हुई। कुछ नैब के अंदर कुछ फाइलें हिली जुली हैं पिछले दिनों, और उन फाइलों को हिलाने के बाद सिर्फ ये बताया गया है कि जनाब ये वही तनख्वाह होगी और उसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ किसी को मिलने नहीं जा रहा। आप यकम दिसंबर से आप काफी स्टेबिलिटी महसूस करेंगे। अच्छा, इससे एग्री करती है शाइस्ता, आपके ये सब कुछ जो है वो 1 दिसंबर तक ही है। 1 दिसंबर के बाद दोबारा समंदर की और दरिया की जो लहरें हैं वो पुरसुकून हो जाएंगी। देखिए मुईद, ऑपोजिशन तो जो चाहेगी और जो हम चाहते हैं वो तो हम चाहते हैं कि 2020 में इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि झुंझलाहट और फ्रस्ट्रेशन जो आपको इमरान नियाजी साहब के तकरीरों में नज़र आ रही है वो किस बात की पर्दादारी है? क्योंकि आपने वो आखिरी तकरीर सुनी है, मतलब किसी रियासत का हेड ऑफ द स्टेट मतलब उस तरह मिमिकिंग और वो चीज़ें करेगा, और वो फ्रस्ट्रेटेड, वो ललकार के मैं चीफ जस्टिस को ये कह रहा हूँ, मैं तुम्हें ये, मतलब इट्स नॉट, वो क्या चीज़ है जिसके लिए वो इतनी एजिटेटेड हैं? वो हमें समझ आ जाए तो फिर मसले हल हो जाए। आखिर उनको क्या एजिटेशन है? मैं डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहता हूँ
मैं कुछ ऐड ये करना चाहता हूं कि पहले कोई समझाएं ना शाइस्ता को, समझना चाह रही है कि प्राइम मिनिस्टर इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। मैं समझाने लगा हूं, अभी समझ के जाएंगी, जो मैं अभी बात करने लगा हूं ये समझ के ही जाएंगी। अभी देखिए, ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ना वजीर आजम इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस को ललकारा है, और ना ही वजीर आजम इमरान खान साहब ने इनके देवर जस्टिस मलिक कयूम साहब को, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कॉल की थी, उस तरह कोई कॉल किसी जज को की है कि इसको इतनी सजा दे दें या इसको इतनी सजा दे दें। भाई हम तो ये तो इनके घर से ही मामला शुरू हुआ। मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। चले गए तो इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर ने हम्बल सबमिशन की है, चले गए। और इन लोगों को, मेरी बात डॉक्टर साहब, पूरी की पूरी रॉबर कमेटी को मैं बता दूं, ना इनको बोनस मिलना है 1 दिसंबर से, ना 1 दिसंबर से इनको कोई बोनस मिलेगा, ना ही सैलरी में इनकी इंक्रीमेंट लगेगा। ये पुरानी तनख्वाह पे सारी रॉबर कमेटी जो है काम करेगी, आप देखेंगे। 1 दिसंबर वाली खबर की तस्दीक आपको हो गई है मुहित पीरजादा साहब। मेरे ख्याल में अब इसको, अब ये गवर्नमेंट ने तस्दीक कर दी आपको 1 दिसंबर, बस। मोहित मुझे 1 मिनट दे दें। 1 दिसंबर नहीं, शाइस्ता बात तो मुकम्मल करें प्लीज। शाइस्ता को बोलने दे, देखिए ऑपोजिशन को बोलने का राइट है, आप लोग बोलने नहीं दे रहे। नहीं, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि देखें, इनको कहें कि बुरे लोग थे, वो चले गए, अब ये डिलीवर करें, अब ये लोगों को बताएं कि इन्होंने क्या अच्छे काम किए। इट्स अबाउट टाइम, क्योंकि लोग इनकी तरफ देख रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट, अल्टीमेटली काम करके दिखाना पड़ेगा। ठीक बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन शाइस्ता वो कह रहे हैं जवाब में कि हमने जो रिकॉर्ड डेफिसिट था उसको ठीक करना शुरू कर दिया है। पहली दफा $100 मिलियन का डेफिसिट के बजाय सरप्लस आया है। इस तरह की चीजें वो बताते हैं। इस पे आपको एतमाद नहीं है इकोनॉमी के टर्न अराउंड पे? बात सुने, मुझे ये जो बातें कर रहे हैं, ये आप इनको मोहित किसी इकोनॉमिस्ट के साथ बिठाएं, मैं एक आम लेमैन के साथ, मुझे ये पता है कि ना मेरी मतलब घर का चूल्हा जल सकता है, ना मैं बिजली का बिल दे सकती हूँ, ना मैं अपने लोगों के लिए दवाइयाँ ले सकती हूँ, ना तालीम दे सकती हूँ, ना टमाटर आप देख लें आज क्या रेट है, शुगर चीनी देख लें क्या रेट है। और मुझे ये बता दें कि वो जो आमिर कियानी साहब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उसका क्या बना? शाइस्ता, ये तो गरीब आदमी के मसले, आपके तो नहीं होंगे इतने मसले टमाटर की हद तक। बात सुने, मैं अगर मेरे पास दिल है ना, अगर मेरे पास दिल है तो मुझे इन सब चीजों का एहसास होगा। मेरे इर्द गिर्द भी वो लोग हैं जो तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं और रो रहे हैं। इनको कहिए कि इट्स अबाउट टाइम कि ये डिलीवर करें, ये मुझे बड़े बड़े फिगर्स ना दें। मैं तो ये भी देख रही हूँ कि स्टेट बैंक को आज तक इतना कभी वो डिफिसिट में नहीं गया था जितना वो अब गया है। मुझे तो बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं जो शायद मुझे समझ नहीं हो रही। जी करें। शायद शाइस्ता साहिबा जब आप बिल्कुल खत्म हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी, करप्शन कर रही थी, टीटियां लगवा रही थी, तो आप ये सब बातें उनसे करती, आज महंगाई ना होती इस मुल्क में कम से कम। भाई आप मुझे बताएं, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। नाज़रीन, आपने सभी का मौक़िफ़ सुना। नाज़रीन, वक्त हमारा खत्म हो गया है। आपने सबकी ओपिनियन सुनी है। फैसला हमेशा की तरह आपका है। फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।